नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी सहारे की तलाश। दोस्तों, सुधा जुगरान जी विगत 3 दशकों से लेखन में निरंतर सक्रिय हैं। उनके अब तक 9 कहानी संग्रह और 1 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक सम्मान व पुरस्कार प्राप्त सुधा जुगरान जी की कहानियाँ वागर्थ, पाखी, कथा बिंब, सरिता, गृह शोभा आदि प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। इनकी कहानियों का प्रसारण समय समय पर आकाशवाणी व दूरदर्शन से भी होता रहता है। दोस्तों, सुधा जुगरान जी अपनी कहानियों के माध्यम से समाज के अंतर्द्वंद को सामने लाती रही हैं। सुधा जुगरान जी राष्ट्रीय स्तर के अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित हैं। तो आइए सुनते हैं रिश्तों के ताने बाने को बुनती एक खूबसूरत कहानी सहारे की तलाश। आज फिर दिल दिमाग से विद्रोह कर बैठा। क्या ऐसी ही जिंदगी की उम्मीद की थी उसने? क्या ऐसे ही जीवन साथी की कल्पना की थी उसने? खुद वह कितनी संभावनाओं से भरी हुई थी। अपना रास्ता तलाश कर मंजिल तक पहुंचना वह जानती है। रिश्तों के तारों के छोर सहलाकर उन्हें जोड़ना भी उसे आता है। जीवन साथी ऐसा हो जिस पर तुम नाज कर सको। उसका कोई तो रूप ऐसा हो, वह शारीरिक रूप से ताकतवर हो या मानसिक रूप से परिपक्व हो, खुला व्यक्तित्व हो या फिर आर्थिक रूप से हर सुख दे सके, या फिर भावनात्मक रूप से इतना प्रेमी हो कि तुम उसके माधुर्य में डूब जाओ। कोई तो कारण होना चाहिए किसी पर आसक्ति का। प्यार सिर्फ साथ रहने भर से हो सकता है। एक दूसरे की कुछ मूलभूत जरूरतें पूरी करने से हो सकता है, लेकिन आसक्ति वह तो बिना कारण नहीं हो सकती। छल कपट से भरा दिमाग कभी किसी को निस्वार्थ प्यार नहीं कर सकता और न पा सकता है। ऐसे इंसान पर प्यार लुटाना लूटने जैसा प्रतीत होता है। दिमाग समझाता है जिंदगी को नहीं बदल सकती हो तुम, इंसान को नहीं बदल सकती, पति की काबिलियत, स्वभाव या क्षमता को घटा बढ़ा नहीं सकती हो। सब कुछ लेकर चालाकी से अपनी टांग ऊपर रखने की आदत को नहीं बदल सकती हो, पर खुद को बदल सकती हो, खुद के नजरियों को बदल सकती हो। दिमाग की यह घायल समझ कभी कभी दिल से आंसुओं के सैलाब में बह जाती है। जब दिल नहीं सुन पाता है किसी की, जब दिल खुद से ही तर्क करने लग जाता है। पूरी जिंदगी बीत गई, अब क्या समेटना है। अब तक जिंदगी के हर पहलू को अपने सकारात्मक नजरिए से देखती रही, पर कब तक? कभी दिल में उठ रही नफरत को फिर उठने से पहले दबा देती है। क्या किसी ऐसे ही जीवन साथी की कल्पना की थी उसने जो सिर्फ बिस्तर पर ही रोमांटिक प्रणयी हो? आज वैभवी के दिल के तार झंझना गए थे। उसके पिता, जिन्हें वह बाबा जी कहती थी, ने अपनी छोटी सी जायदाद के 2 हिस्से कर अपने दोनों बच्चों में बांट दी थी। भाई का परिवार मुंबई में रहता था, उसकी नौकरी वहीं पर थी। वह खुद दिल्ली में रहती थी और माँ बाबा चंडीगढ़ में रहते थे। डॉक्टर ने बाबा को हर्निया का ऑपरेशन कराने के लिए कह दिया था। बाबा काफी समय से तकलीफ में थे। जब वह पिछली बार चंडीगढ़ गई थी तो माँ ने बाबा की तकलीफ के बारे में उसे बताया था। वह विचलित हो गई थी। उसने भाई से बात की तो भाई ने बहुत मजबूरी जता दी थी कि इतनी छुट्टी उसे एक साथ नहीं मिल सकती कि वह चंडीगढ़ जाकर ऑपरेशन करा सके, और माँ से तेरी भाभी की बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए मुंबई लाकर भी ऑपरेशन की बात नहीं सोच सकता। वैसे भी तू जानती है वैभवी, छोटा सा फ्लैट, पढ़ने वाले बच्चे, बीमार आदमी के साथ बड़े शहर में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर क्या बाबा को ऐसे ही तकलीफ में मरने के लिए छोड़ दें? उसके स्वर में तल्खी आ गई थी। तो फिर तू चली जा या फिर प्रकाश चला जाए, उसकी तो सरकारी नौकरी है, छुट्टी मिलने में इतनी दिक्कत भी नहीं होगी। उसके स्वर की तल्खी भांपकर वह भी चिढ़ गया था। लेकिन भैया, बेटे के होते दामाद का एहसान लेना क्या ठीक है? वह अपने को संयमित कर लाचारी से बोली थी। क्यों? जब हिस्सा मिला तब तो बेटी दामाद जैसी कोई बात नहीं हुई, और जब जिम्मेदारी निभाने की बात आई तो वह दामाद हो गया। भाई भन्नाता हुआ बोला। वह दुखी हो गई थी। दिल किया कोई तीखा सा जवाब दे दे, पर चुप रह गई।
आखिर गलत भी नहीं कहा था, पर यह सब कहने का अधिकार भी भाई को तभी था जब वह अपने कर्तव्य का हर समय पालन करता। वह तो जायदाद में हिस्सा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उसने बाबा को बहुत मना भी किया था, पर एक तो माँ बाबा की जिद और दूसरा प्रकाश की चाहत भांपकर उसने हाँ बोल दिया। सोचा जायदाद पाकर ही सही प्रकाश उसके माँ बाबा के लिए नर्म रुख अपना ले। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर उसे चंडीगढ़ जाने में भी आसानी हो जाएगी। एकदम मना नहीं कर पाएगा प्रकाश उसे। पर भाई के व्यवहार में तब से तटस्थता आ गई थी। भाभी तो हमेशा से ही तटस्थ थी, पर भाई का व्यवहार वैसे सामान्य था। उसे अपनी परवाह नहीं थी, बस माँ बाबा का ध्यान रख ले भाई, इसी से वह खुश रहती। पर भाई के जवाब से उसका दिल टूट गया था। भाई का यह जवाब है तो प्रकाश का जवाब तो वह पहले से ही जानती है। फिर भी उसने सोचा एक बार तो प्रकाश से बात करके देख ले। उससे और माँ से अकेले बाबा के ऑपरेशन का तामझाम नहीं संभलेगा। कोई भी परेशानी खड़ी हो गई तो एक पुरुष का साथ तो होना ही चाहिए ऑपरेशन के समय। प्रकाश का मूड ठीक सा भाप कर एक दिन उसने प्रकाश से बात कर ही ली। बाबा की तकलीफ बढ़ती ही जा रही है प्रकाश। कल भी बात हुई थी माँ से। डॉक्टर कह रहे हैं कि समय से ऑपरेशन करवा लो। हाँ तो करवा लें। प्रकाश के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए थे। तुम चलोगे चंडीगढ़ कुछ दिन की छुट्टी लेकर? क्यों, उनके बेटे को क्या हुआ? किस तरह से बोल रहे हो प्रकाश? बात की थी मैंने भैया से, छुट्टी नहीं मिल रही उन्हें। थोड़े दिन की छुट्टी तुम ले लो ना, ऑपरेशन करवा कर तुम आ जाना, फिर कुछ दिन मैं रह लूँगी। फिर थोड़े दिन के लिए भैया भी आ जाएंगे तो बाबा की देखभाल हो जाएगी। मुझे भी छुट्टी नहीं मिलेगी अभी, कहकर प्रकाश उठकर बेडरूम की तरफ चल दिया। और हाँ, वह रुककर बोला, तुम भी वहाँ लंबा नहीं रह सकती हो, यहाँ खाने पीने की दिक्कत हो जाएगी मुझे। कहकर प्रकाश चला गया। उसने भी हार नहीं मानी, पीछे पीछे चली गई। प्रकाश, उन्होंने हम दोनों भाई बहनों को अपना सब कुछ बांट दिया, हमारा भी तो उनके प्रति फर्ज बनता है। तो प्रकाश तल्खी से बोला, बेटी को ही दिया है क्या, बेटे को नहीं दिया? वो क्यों नहीं चला जाता? उफ, वैभवी का सिर भन्ना गया। प्रकाश के तर्क इतने अजीबोगरीब होते हैं कि जवाब में कुछ भी कहना मुश्किल है। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा तक चला जाता है। ज्यादा कहेगी तो उसके जाने के लिए भी मना कर देगा, कहेगा कि उनकी बहू करे सेवा। वह चुप हो गई। दिल घायल हो गया। बाबा के दो अपंग सहारे प्रकाश और भैया, जिन पर बाबा ने अपना सब कुछ लुटा दिया, जिन्हें बाबा ने अपना आधार स्तंभ समझा। इसके बाद उसने प्रकाश से कोई बात नहीं की, चुपचाप अपना रिजर्वेशन करवाया और जाने की तैयारी करने लगी। प्रकाश के तने हुए चेहरे की परवाह किए बिना वह चंडीगढ़ चली गई। उसकी बेटी इंजीनियर थी और जॉब कर रही थी। 2 दिन बाद वह कुछ दिनों की छुट्टी में घर आ रही थी। वैभवी ने उसे वस्तु स्थिति से अवगत करवाया और चंडीगढ़ चली गई। माँ की उसे देखकर सांस में सांस आई। उसे देखकर बोली, दामाद जी नहीं आए? तुम्हारा बेटा आया जो दामाद आता, वह चिढ़कर बोली। बेटी काफी नहीं है तुम्हारे लिए? माँ चुप हो गई। एक वाक्य से ही सब कुछ समझ में आ गया था। बाबा ने कुछ नहीं पूछा, दुनिया देखी थी उन्होंने। फिर कुछ पूछना और उस पर अफसोस करने का मतलब था पत्नी के दुख को और बढ़ाना। सब कुछ समझकर भी ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। बाबा का जिस डॉक्टर से इलाज चल रहा था उन्हीं से जाकर मिली। ऑपरेशन का दिन तय हो गया। उसने प्रकाश व भाई को औपचारिक खबर दे दी। डरते डरते उसने बाबा का ऑपरेशन करवा दिया। मन ही मन डर रही थी कि कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा, पर बाबा का ऑपरेशन सही सलामत हो गया। उसकी जान में जान आई। बाबा को जिस दिन घर लेकर आई, मन में परम संतोष था कि वह बाबा के कुछ काम आ पाई। बाबा को बिस्तर पर लिटाकर लिहाफ उड़ाकर उनके पास बैठ गई। उनके चेहरे पर उसके लिए कृतज्ञता के भाव थे जो शायद बेटे के लिए नहीं होते। आज भी समाज में बेटी को पिता की जायदाद में हक जरूर मिल गया था, लेकिन माता पिता अपना अधिकार आज भी बेटे पर ही समझते हैं। बाबा ने आंखें बंद कर ली। वह चुपचाप बाबा के निरीह चेहरे को निहारने लगी।
दबंग बाबा को उम्र ने कितना बेबस और लाचार बना दिया था। भैया व प्रकाश, बाबा के दो सहारे, कहाँ है वह सोचने लगी। उसे व भैया को बाबा ने कितने प्यार से पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। वह लड़की होते हुए भी अपने पति की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता की जरूरत पर आ गई। लेकिन भैया, वह पुरुष होते हुए भी अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता के काम नहीं आ पाए। सच है, रिश्ते तो स्त्रियां ही संभालती हैं, चाहे फिर वह मायके के हों या ससुराल के। लेकिन पुरुष, वह ससुराल के क्या, वह तो अपने सगे रिश्ते भी नहीं संभाल पाता और उसका ठिकरा भी स्त्री के सर फोड़ देता है। बाबा कुछ दिन बिस्तर पर रहे। उनकी तीमारदारी माँ और वह दोनों मिलकर कर रहे थे। भैया ने पापा की चिंता इतनी ही की थी कि एक दिन फुर्सत से माँ व बाबा से लंबी बातचीत कर ली। कुछ ज़रूरत हो तो बता देना, वह वैभवी से बोले। कुछ रुपए भिजवा देता हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है भैया, रुपए तो बाबा ने भी अपने बुढ़ापे का इंतज़ाम किया हुआ है, उन्हें तो तुम्हारी ज़रूरत थी। उसने कहना चाहा पर रिश्तों में और भी कड़वाहट घुल जाएगी सोचकर चुप्पी लगा गई। 15 दिन रहकर वह घर वापस आ गई। प्रकाश का मुंह फूला हुआ था। उसने परवाह नहीं की, चुपचाप अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। प्रकाश ने बाबा की कुशल क्षेम तक नहीं पूछी, पर उसकी सास का फोन उसके लिए भी और उसके माँ बाबा के लिए भी आया। उसे अच्छा लगा। सभी बुजुर्ग शायद एक दूसरे की स्थिति को अच्छी तरह से समझते हैं। उसकी बेटी वापस अपनी नौकरी पर चली गई थी। बाबा की हालत में निरंतर सुधार हो रहा था, इसलिए वह निश्चिंत थी। उसके सास ससुर देहरादून में रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एक दिन रात में उसकी सास का बदहवास सा फोन आया। उसके ससुर जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा था। ये दोनों तुरंत देहरादून के लिए निकल पड़े। प्रकाश का भाई अविनाश, जो पूना में रहता था, वह भी अपनी पत्नी के साथ देहरादून पहुंच गया। पता चला कि प्रकाश के पापा को दिल का दौरा पड़ा था। एंजियोग्राफी से पता चला कि उनकी धमनियों में रुकावट थी। अब एंजियोप्लास्टी होनी थी। अविनाश की पत्नी स्कूल में पढ़ाती थी। वो 2-4 दिन की छुट्टी लेकर आई थी। पापा को तो एंजियोप्लास्टी और उसके बाद की देखभाल के लिए लंबे समय की ज़रूरत थी। प्रकाश के पापा अभी अस्पताल में ही थे। अविनाश की पत्नी की छुट्टियां खत्म हो गई थी। वह वापस जाने की तैयारी करने लगी। मैं भी चलता हूँ भैया, अविनाश बोला। छवि अकेले कैसे जाएगी? लेकिन अविनाश, पापा को लंबी देखभाल और इलाज की ज़रूरत है। कुछ दिन हम रुक लेते हैं, कुछ दिन तुम छुट्टी लेकर आ जाओ। भैया, हम दोनों की तो प्राइवेट नौकरी है, इतनी लंबी छुट्टियां नहीं मिल पाएंगी। और मम्मी पापा को पूना भी नहीं ले जा सकता, छवि भी नौकरी करती है। कहकर उन्हें बिना कुछ कहने का मौका दिए दोनों पति पत्नी पूना लौट गए। अब प्रकाश पशुपेश में पड़ गया। बड़ा भाई होने के नाते वह अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता था। उसने सहारे के लिए वैभवी की तरफ देखा, पर वहां तटस्थता के भाव थे। मौका पाकर धीरे से बोला, वैभवी, मम्मी पापा को अपने साथ ले चलते हैं, वहां आराम से इलाज और देखभाल हो जाएगी। यहाँ तो हम इतना नहीं रुक पाएंगे, या फिर एंजियोप्लास्टी करवाकर मैं चला जाता हूँ, तुम रुक जाओ, मैं आता जाता रहूँगा। क्यों? मैं क्यों रुकूं? फालतू हूँ क्या? नौकरी नहीं कर रही हूँ तो मेरी ही ड्यूटी हो गई। अविनाश की पत्नी या अविनाश नहीं रह सकता यहाँ। लेकिन जब वो दोनों जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाह रहे हैं तो पापा को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। किसी को तो जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। हाँ, तो जिम्मेदारी उठाने के लिए सिर्फ हम ही रह गए हैं और सेवा करने के लिए सिर्फ मैं। कल को पापा का सब कुछ तो दोनों के बीच ही बटेगा, सिर्फ हमें तो नहीं मिलेगा। मुझसे नहीं होगा। कहकर पैर पटकती हुई वैभवी कमरे से बाहर निकल गई। बाहर लॉबी में सास बैठी हुई थी उदास सी। उनका हाथ पकड़कर किचन में ले गई वैभवी। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। उनके चेहरे से लग रहा था, आंखों में आंसू डबडबा रहे थे, चेहरे पर घोर निराशा थी। माँ, वह उनका चेहरा ऊपर करके बोली, खुद को कभी अकेला मत समझना, हम हैं आपके साथ, और आपकी ये बेटी आपकी सेवा करने के लिए है, मुझ पर विश्वास रखना। मैं प्रकाश के साथ सिर्फ नाटक कर रही थी। मैं उन्हें कुछ एहसास दिलाना चाहती थी। मुझे गलत मत समझना। आपके पास कुछ भी ना हो तब भी आपके बच्चों के कंधे बहुत मजबूत हैं। वो अपने माता पिता का सहारा बन सकते हैं। सास रो रही थी। उसने उन्हें गले लगा लिया। सास को सब कुछ मालूम था, इसलिए सब कुछ समझ गई थी।
माँ बेटी का सा रिश्ता कायम कर रखा था वैभवी ने अपनी सास के साथ, और हर प्यारे रिश्ते का आधार ही विश्वास होता है। उसकी सास को उस पर अगाध विश्वास था। माँ, चलने की तैयारी कर लो चुपचाप, यहाँ लंबा रहना संभव नहीं हो पाएगा। आप और पापा हमारे साथ चलिए, दिल्ली में अच्छी चिकित्सा सुविधा भी मिल जाएगी और पापा की देखभाल भी हो जाएगी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो माँ, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डालकर निश्चिंत रहो। पापा की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। सास का मन बार बार भर रहा था। वे चुपचाप अपने कमरे में आ गई। वैभवी भी अपने कमरे में गई और अटैची में कपड़े डालने लगी। प्रकाश सटपटाया सा चुपचाप बैठा था। वह स्वयं जानता था कि वह वैभवी को कुछ भी बोलने का अधिकार खो चुका है। अटैची पैक करते करते वैभवी चुपचाप प्रकाश को देखती रही। अपनी अटैची पैक करके वैभवी प्रकाश की तरफ मुखातिब हुई। तुम्हारी अटैची भी पैक कर दूं? वैभवी, एक बार फिर से सोच लो, पापा को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हम। मुझे तो रुकना ही पड़ेगा, लेकिन नौकरी से इतनी लंबी छुट्टी मेरे लिए भी संभव नहीं है। माँ पापा को साथ ले चलते हैं, नहीं तो कैसे होगा उनका इलाज। प्रकाश का गला भर्राया हुआ था। वह प्रकाश की आंखों में देखने लगी। वहां बादलों के कतरे जैसे बरसने को तैयार थे। अपने माता पिता से इतना प्यार करने वाला प्रकाश आखिर उसके माता पिता के लिए इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। बाबा की याद आते ही उसका मन एकाएक प्रकाश के प्रति कड़वाहट और नकारात्मक भावों से भर गया, लेकिन उसके संस्कार उसे इसकी इजाजत नहीं देते थे। वह ऐसी निष्ठुर अपने सास ससुर के प्रति नहीं हो सकती। कोई भी इंसान जो अपने ही माता पिता से प्यार नहीं कर सकता, वह दूसरों से क्या प्यार करेगा। और जो अपने माता पिता से प्यार करता हो, वह दूसरों के प्रति इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। उसे अपने आप में डूबा देखकर प्रकाश उसके सामने खड़ा हो गया। बोलो वैभवी, क्या सोच रही हो? पापा को साथ ले चले ना। उसने प्रकाश के चेहरे पर पल भर नजर गड़ाई, फिर तटस्थता से बोली, टैक्सी बुक करवा लो जाने के लिए। कहकर वह बाहर निकल गई। प्रकाश कुछ समझा कुछ नहीं समझा, पर फिर घर के माहौल से सब कुछ समझ गया। पर वैभवी उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर अपने काम में लगी हुई थी। तीसरे दिन वे मम्मी पापा को लेकर दिल्ली चले गए। पापा की एंजियोप्लास्टी हुई। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद पापा घर आ गए। उनकी देखभाल वैभवी बहुत प्यार से कर रही थी। प्रकाश उसके प्रति कृतज्ञ हो रहा था, पर वह तटस्थ थी। उसके दिल का घाव भरा नहीं था। प्रकाश को तो उसके बाबा की सेवा करने की भी जरूरत नहीं थी। उसने तो सिर्फ ऑपरेशन के वक्त रहकर उनको सहारा भर देना था, जो वह नहीं दे पाया था। उसके भाई के लिए भी भला बुरा कहने का भी प्रकाश का कोई अधिकार नहीं था, जबकि उसने अपना हिस्सा लेकर भी अपना फर्ज नहीं निभाया था, जबकि वह तो पापा की सेवा अपने हाथ से कर रही थी। ये सब सोचकर भी वैभवी के दिल के घाव पर मरहम नहीं लग पा रहा था। पापा की सेवा हालांकि वह पूरे मनोयोग से कर रही थी, जिससे वह बहुत तेजी से स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। उसके सास ससुर उसके पास लगभग 3 महीने रहे। उसके बाद सास जाने की पेशकश करने लगी, पर उसने जाने नहीं दिया। कुछ और वक्त बिताने के बाद उन्होंने जाने का निर्णय ले लिया। प्रकाश और वैभवी उन्हें देहरादून छोड़कर कुछ दिन रुककर बंद पड़े घर को ठीक ठाक कर वापस आ गए। सब कुछ ठीक हो गया था, पर उसके और प्रकाश के बीच का शीत युद्ध अभी भी चल रहा था। उनके बीच की अदृश्य चुप्पी अभी खत्म नहीं हुई थी। प्रकाश अपराध बोध महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि कैसे बताए वैभवी को कि उसे अपनी गलती का एहसास है। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वह समझ रहा था कि इस तरह बच्चे माता पिता की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालेंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा। कल यही अवस्था उनकी भी होगी, और तब उनके बेटा बेटी भी उनके साथ यही करें तो उन्हें कैसा लगेगा। एकाएक वैभवी की तटस्थता को दूर करने का उसे एक उपाय सूझा। वह वैभवी को टूर में जाने की बात कहकर चंडीगढ़ चला गया। प्रकाश को गए हुए 2 दिन हो गए थे। शाम को वैभवी रात के खाने की तैयारी कर रही थी, तभी डोरबेल बज उठी। उसने जाकर दरवाजा खोला। सामने माँ बाबा खड़े थे। माँ बाबा, आप यहाँ कैसे? वह आश्चर्यचकित से उन्हें देखने लगी। हाँ बेटा, दामाद जी आ गए और जिद करके हमें साथ ले आए। कहने लगे अगर मुझे बेटा मानते हो तो चलकर कुछ महीने हमारे साथ रहो। दामाद जी ने इतना आग्रह किया कि आनन फानन में तैयारी करनी पड़ी। तभी उसकी नज़र टैक्सी से सामान उतारते प्रकाश पर पड़ी।
वह पैर छूकर माँ बाबा के गले लग गई। उसकी आंखें बरसने लगी थीं। इतने दिनों का जमा हुआ लावा पिघलने लगा था। बाबा के गले मिलते हुए उसने प्रकाश की तरफ देखा, जो कि बाबा के पीछे खड़ा हुआ था। प्रकाश मुस्कुराते हुए जैसे उससे माफी मांग रहा था। उसने डबडबाई आंखों से प्रकाश की तरफ देखा। उन आंखों में ढेर सारी कृतज्ञता और धन्यवाद झलक रहा था प्रकाश के लिए। प्रकाश सोच रहा था उसके सास ससुर कितने खुश हैं और उसके खुद के माता पिता भी कितने खुश होकर गए हैं यहाँ से। जब अपनी पूरी जवानी माता पिता ने अपने बच्चों के नाम कर दी, तो इस उम्र में सहारे की तलाश भी तो वे अपने बच्चों में ही करेंगे ना। फिर चाहे वह बेटा हो या बेटी, दोनों को ही अपने माता पिता को सहारा देना ही चाहिए। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी खूबसूरत सी कहानी सहारे की तलाश। धन्यवाद।